एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रॉपर्टी बाजार में। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एक और कॉलर से। सोनीपत से शमशेर जी हमारे साथ हैं। शमशेर जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। चलिए, नहीं है अभी वो हमारे साथ लाइन पे। अमित जी, हमने बात की है तमाम तरह के लोन्स की कि होम लोन लेते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। स्टेप अप लोन्स, ये कॉन्सेप्ट क्या है? स्टेप अप लोन में दरअसल क्या होता है कि आप छोटी ईएमआई से शुरू करते हैं। आपकी ईएमआई पूरे टेन्योर में बराबर रहने के बजाय जैसे जैसे टाइम गुजरता है आपकी ईएमआई बढ़ती जाती है। इसके पीछे लॉजिक ये है, मान लीजिए आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो ये मान के चलना चाहिए आपकी उम्र 30 साल है, आप एक पर्टिकुलर लेवल से शुरू करते हैं, लेकिन आपको पता है कि हाँ, जब तक आप 5 साल की नौकरी आपकी और हो जाएगी, आपकी जो सैलरी है, आपकी तनख्वाह है, वो बढ़ेगी। तो अकॉर्डिंगली उसको आप पहले से लेके चल सकते हैं। तो जनरली जब आप बैंक के पास जाते हैं, बैंक अगर ऐसा फील करते हैं कि हाँ आपकी सैलरीज में ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, तो अकॉर्डिंगली आप अपनी ईएमआई ज़्यादा कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी तनख्वाह भी 50,000 रुपये महीना है और आप 20,000 रुपये की ईएमआई दे रहे हैं, लेकिन अगर आपको लगता है 5 साल बाद में आपकी तनख्वाह बढ़ के 80, 90 या 1 लाख हो जाएगी, तो आप 1 लाख रुपये की तनख्वाह पे हो सकता है 40 या 50,000 की ईएमआई भी सर्विस कर पाएँ। तो अकॉर्डिंगली आप स्टेप अप लोन जब लेते हैं तो आपका टेन्योर दरअसल कम हो जाता है और शायद उससे आप बड़ा लोन भी ले सकते हैं और लोन की रीपेमेंट की जो अवधि है वो भी आपकी कम से कम हो सकती है। तो स्टेप अप लोन में टेन्योर भी कम होता है क्योंकि हमने ईएमआई तो बढ़ा दी है, तो उसका ईएमआई जल्द से बढ़ेगा तो टेन्योर अपने आप, तो इंटरेस्ट का जो बोझ है आपके पास वो भी कम हो गया। और एक ज़्यादा लॉजिकल चीज़ है कि आपकी जैसे जैसे तनख्वाह बढ़ी तो आपने जो आपकी पुरानी लाइबिलिटी थी वो क्लियर कर दी, वरना आप शायद उसको मौज मस्ती में खर्चा कर दे और फिर ब्याज भरते रहे। और जैसा कि आप कहते हैं मौज मस्ती बाद में, पहले अपने लोन को चुकता कीजिए, अपने सर से बोझ को हटाइए। ऐसन मिश्रा जी हमारे साथ हैं अगले कॉलर पहाड़गंज से। जी मिश्रा जी, क्या सवाल है आपका? मिश्रा जी, पहले तो टेलीविजन का वॉल्यूम आप कम करें, उसके बाद सवाल पूछें। हेलो हेलो, चलिए हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, विजय हमारे साथ हैं। विजय जी, सुन पा रहे हैं अगर आप हमें, तो सवाल पूछिए। हाँ जी मैडम, मेरा सवाल है कि अपने सेक्टर 70A के पास एग्रीकल्चर लैंड है, बीपीटीपी के पास जी एग्रीकल्चर लैंड है, तो उसका फ्यूचर क्या रहेगा? प्रदीप से जानना चाहता हूँ। बिल्कुल। विजय जी, आपने पहले भी एक बार पूछा था, मैंने आपको इसका आंसर दिया था कि आपकी जिस लोकेशन पे आपकी प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चर लैंड होने के बावजूद वो रेजिडेंशियल जोन के बिल्कुल नज़दीक है। प्रॉपर्टी ऑलरेडी आपको अच्छा रिटर्न दे रही होगी और अभी और अच्छा रिटर्न एक्सपेक्टेड है। प्रॉपर्टी में आप बिल्कुल सेल करने के बारे में मत सोचिए। प्रॉपर्टी अभी मेरे को 3 से 4 साल के टाइम फ्रेम में कम से कम प्रॉपर्टी आपकी 3 गुना जा सकती है। प्रॉपर्टी में बिल्कुल बने रहिए, अच्छी प्रॉपर्टी है, इसे रिटेन रखिए जी। चलिए, तो विजय जी आपके लिए तो यही है कि आप इस प्रॉपर्टी में बने रहिए क्योंकि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो काफी अच्छी है और आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट आगे आने वाले समय में मिलेगा। एक और दर्शक है राजेंद्र जी हमारे साथ गाजियाबाद से। राजेंद्र जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। मैडम नमस्कार। नमस्कार मैडम, मैं ये जानना चाह रहा था कि एग्रीकल्चर पर्पज से या इन्वेस्टमेंट पर्पज से राजनगर एक्सटेंशन ज्यादा बेटर है या नोएडा एक्सटेंशन ज्यादा बेटर है? आपको इन्वेस्टमेंट पर्पज से जाना है, एंड यूजर के तौर पे जाना है? एंड यूजर पर्पज से भी। एंड यूजर पर्पज से भी। एक बार फिर से लोकेशंस बताएंगे आप? राजनगर एक्सटेंशन या नोएडा एक्सटेंशन? देखिए, मैं नोएडा एक्सटेंशन के लिए तो आपको कहूँगा कि इस टाइम दूर रहने की सलाह दूंगा जब तक वो सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती हैं। अभी भी उसके अंदर कई लूप्स हैं, वो चीज़ें बची हुई है, जब तक वो क्लियर नहीं होती नोएडा एक्सटेंशन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो खैर बिल्कुल दूर रहने की ही ज़रूरत है उसके अंदर। साथ में NH58 का ऑप्शन आपने पूछा, तो मैं कहूँगा अगर आप उस बेल्ट पे ही देख रहे हैं तो NH24 का भी है ऑप्शन, आप ले सकते हैं। दोनों कंपेयर करेंगे NH24 और NH58 को, तो आपको NH24 में को ज़्यादा बेटर नज़र आ रहा है। NH58 से ज़्यादा अच्छा रिटर्न आपको 24 में मिलेगा, लेकिन मैं कहूँगा नोएडा एक्सटेंशन में कम से कम बिल्कुल इस टाइम एंटर होने के बारे में ना सोचें जी। चलिए, तो और ये सलाह सिर्फ इन्हीं को नहीं, आप पूरी और लोगों को भी देना चाहेंगे क्योंकि नोएडा एक्सटेंशन के लिए क्वेरीज अभी भी आती हैं। जब तक नोएडा एक्सटेंशन के इश्यूज सॉल्व नहीं हो जाते तब तक वहां पे इस टाइम पे दूर रहने की ही जरूरत है, क्योंकि 5 साल का मेरे को मिनिमम टाइम फ्रेम उस बेल्ट पे लग रहा है जी। चलिए, तो अभी समय लगेगा नोएडा एक्सटेंशन में, इसलिए नोएडा एक्सटेंशन में अगर आप ना करें इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा बेहतर होगा और आपको ऑप्शंस बताए गए हैं, उन ऑप्शंस को ऑप्ट कर सकते हैं। साथ ही आगे बढ़ते हैं, इसी टॉपिक को आगे हम बढ़ाते हैं। सबवेंशंस की अगर बात की जाए, प्रदीप जी, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सबवेंशन स्कीम्स भी अलग तरह की होती हैं, इनमें किस तरह का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबवेंशन स्कीम क्या है मैं थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर दूंगा आपको।
डेवलपर के द्वारा आपको न्यूज़पेपर में अक्सर एडवर्टीजमेंट देखने को मिलती होंगी कि नो EMI टिल 18 मंथ्स टिल 2 इयर्स। तो उस केस में डेवलपर आपसे जो रेट चार्ज करता है वो मार्केट रेट से थोड़ा ज़्यादा चार्ज करता है कि आपको 2 साल EMI नहीं पे करनी पड़ती है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो पहली चीज़, एक तो डेवलपर आपसे ज़्यादा चार्ज कर रहा है, दूसरा डाउन पेमेंट का डिस्काउंट आपको नहीं दे रहा है। बैंक से डाउन पेमेंट पे सारी पेमेंट डेवलपर को मिल रही है। उस केस में कुछ सावधानियां भी बरतने की जरूरत है। पहली चीज तो ये है कि 2 साल के बाद आपकी EMI शुरू हो जाएगी। ये आप डेवलपर से डायरेक्ट डाउन पेमेंट देके भी अपनी EMI शुरू करा सकते हैं। कोई ऐसी स्कीम डेवलपर द्वारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं होती है, ये सिर्फ बैंक की कैलकुलेशन से ही ये स्कीम बनती है। मैं कहूँगा डाउन पेमेंट देके आप खुद भी इसको मार्केट में बैंक से ले सकते हैं, या 2 साल की EMI नो EMI पे ले सकते हैं बैंक से, या फिर रेगुलर इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। ओवरऑल कैलकुलेशन आपको सेम पड़ती है। पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप अक्सर लोग नहीं देखते हैं, वो ये कि लॉक इन पीरियड आपका होता है। अगर आप लोन ले चुके हैं सबवेंशन स्कीम के अंदर, तो 1.5 साल या 2 साल का जो लॉक इन पीरियड होता है, वो लोन अक्सर बैंकों का ट्रांसफर नहीं होता है। अगर वो ट्रांसफर ना होने का क्लॉज उसमें डला हुआ है, तो आपकी जिस टाइम आप उस प्रॉपर्टी से लिक्विडेट करना चाहते हैं, मान लीजिए 6 महीने के बाद ही आप लिक्विडेट करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे आपकी वो प्रॉपर्टी डाउन पेमेंट रेट पे काउंट होगी, और बायर आपको उस टाइम पे डाउन पेमेंट का ढूंढना एक आपके लिए टफ हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा ये आपके लिए नहीं रहेगा। और साथ में कुछ चीजें बारीक सी देखने वाली ये हैं कि डेवलपर ने भी ट्रांसफर अलाउ किया है या नहीं किया है। अक्सर डेवलपर भी ट्रांसफर उस टाइम पे बैन कर देता है। तो ट्रांसफर क्लॉज एक बार जरूर देख लीजिए, और लोन आपका ट्रांसफर हो सकता है या नहीं हो सकता, इन चीजों को सबवेंशन स्कीम में लेने से पहले जरूर देख के समझ लें। अगर आपको फ्रूटफुल डिसीजन नहीं लगता है तो बेटर है कि कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान या डाउन पेमेंट प्लान में जाएं। जी चलिए, तो यहाँ पर इसी तरह की और टिप्स भी हम एक्सपर्ट से लेते रहेंगे। वैभव जी हमारे साथ हैं, कॉलर हमारे मॉडल टाउन से। जी वैभव जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। मैम, मेरा सवाल ये है कि एक सुपर एरिया होता है, एक कारपेट एरिया होता है, तो मुझे इनमें डिफरेंस जानना है कि सुपर एरिया और कारपेट एरिया क्या होता है। जी। और एक चीज और कि मतलब राजनगर एक्सटेंशन और एक ही बॉर्डर पे दिलशाद गार्डन एक्सटेंशन है, तो वहाँ पे दोनों में से कहाँ पे लेना सूटेबल होगा? फ्यूचर में भी जब मैं इसे रीसेल करूंगा तो कहाँ पे बेटर मुझे रिटर्न्स मिलेंगे? मेरे को आपकी बात से लग रहा है आपको NH58 साइड का बेल्ट ज्यादा सूट कर रहा है। देखिए दिलशाद गार्डन भी उसी बेल्ट के ऊपर पड़ता है, और NH58 पे जो राजनगर एक्सटेंशन है वो भी वहीं पर है। दोनों जगह में अगर आप कंपेयर करते हैं तो NH58 आपके लिए ज़रूर बेटर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि वहाँ ग्रुप हाउसिंग है। लेकिन दिलशाद गार्डन में अक्सर डेवलपर्स, छोटे डेवलपर्स ने एक बड़ा प्लॉट लेके 700, 800, 1000 गज का प्लॉट लेके उसके ऊपर फ्लोर बना दिए हैं, 3-4 मंजिल बना दिए हैं, जो कि प्रॉपर ढंग से ग्रुप हाउसिंग नहीं बन पाती। वो एक सिक्योरिटी हुई ग्रुप हाउसिंग बनती है जिसमें बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं होती। जो एक नॉर्मल ग्रुप हाउसिंग के अंदर आपको वहाँ रहने वालों को पार्क, स्विमिंग पूल्स, कम्युनिटी सेंटर जैसी कई सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन उन सब प्रॉपर्टीज में, दिलशाद गार्डन में जो इस टाइप की प्रॉपर्टीज की आप बात कर रहे हैं, वहाँ उन चीज़ों का अभाव रहता है। तो अगर सुविधाओं को आप देखते हैं तो आपके लिए प्रॉपर जो ग्रुप हाउसिंग बनी हुई है वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगी। तो अगर आप दोनों एरिया को कंपेयर कर रहे हैं तो आपको ये वाली इस टाइप की प्रॉपर्टी, ग्रुप हाउसिंग टाइप की प्रॉपर्टी NH58 पे मिलेगी। तो मैं कहूँगा दोनों में से बेटर आपके लिए NH58 का ही ऑप्शन रहेगा। आप NH58 में अंदर कई अच्छे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो फाइनल पोजीशन स्टेज पे भी आ चुके हैं, और वहाँ पे प्रिवेलिंग रेट्स जो इस टाइम पे हैं वो करीब 2500 से 2700 रुपये पर स्क्वायर फीट चल रहे हैं। उस बेल्ट पे भी आप देख सकते हैं। जी जी, एक सुपर एरिया और कारपेट एरिया पे भी इनका सवाल। देखिए सुपर एरिया में डेवलपर बहुत सारी लोडिंग डाल देता है। एक बालकनी है, स्टेयर केस है, कई बार जनरेटर रूम डाल देता है, गार्ड रूम डाल देता है, बहुत सारी चीज़ों की लोडिंग डाल लेता है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि आप इस चीज़ से सजग हैं कि आपको फाइनली जो डेवलपर कारपेट एरिया दे रहा है वही मिलता है, वो आपको ठीक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। देखिए कंपैरिजन, जब आप किसी प्रॉपर्टी को लेने जा रहे हैं तो उस एरिया की सभी प्रॉपर्टीज को उठा लीजिए जहां पे लोडिंग आपको ज्यादा लग रही है, वहां पे उस एरिया से बचें। अगर लोडिंग जायज है, उतना खुला एरिया भी मिला हुआ है, आपको एक्स्ट्रा एरिया मिला हुआ है,
तो ही वो जायज़ होती है, नहीं तो सुपर एरिया और कारपेट एरिया में अक्सर बड़ा डिफरेंस होता है जो आम आदमी नहीं समझ पाता है। सुपर एरिया पे डेवलपर आपको प्रॉपर्टी सेल करता है और एक्चुअल में जो एरिया मिलता है वो बहुत ही सिकड़ा होता है। तो सुपर एरिया में डेवलपर बालकनी, स्टेयर केस, जनरेटर रूम, गार्ड रूम, इन सब चीज़ों को ऐड करके सुपर एरिया पे चार्ज करता है। तो ओवरऑल आप कंपैरिजन चार्ट बना के कारपेट एरिया सभी प्रोजेक्ट्स का चेक कर लें, जहां आपको बेस्ट एरिया मिल रहा है उसी टाइप की प्रॉपर्टी आप लें। यानी सुपर एरिया पे जो है डेवलपर वो चार्ज करता है, लेकिन मिलता आपको कारपेट एरिया है बेसिकली। ये डिफरेंस है। हमारे साथ शारदा जी भी हैं नोएडा से। जी शारदा जी, क्या सवाल है, पूछिए। जी नमस्कार, मेरा ये सवाल है कि मैं जेपी ग्रीन्स अमन में इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ, तो मैं उसके पोजीशन डेट और उसका अभी रिसेंट स्टेटस के बारे में जानना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे उसके ये सुनी हूँ कि वो उसमें इन्वेस्ट करना अच्छा नहीं है, फ्रॉड है, तो इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे शारदा जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलेगा आपको आपके सवाल का जवाब। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।